I am Divya Kashyap from Success Series Education, and I'm your science expert. And today we are going to take up a topic from class 10th science. And the topic which we are going to start today is the chemical reaction and equations. That is the chapter 1 of your book. That is chemical reactions and equations. आपको पता है ये जो चैप्टर है ये बहुत आप कह सकते हो एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत एप्लीकेशन है आपकी डेली रूटीन में। बहुत सी चीजें जैसे कि आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके आसपास हो रही है विच इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन। पर क्योंकि आपको पता ही नहीं है केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये एक ऐसा रिएक्शन है या ये एक वैसा रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। एक सिंपल सी आपको बात बताती हूँ। आपने देखा होगा कि लाइक ऑफन आप घर के अंदर दही जमाते हैं, है ना? तो दही आप कैसे जमाते हैं? आपने देखा होगा आपकी मदर्स को कि वो पहले एक पैन में मिल्क लेती हैं, थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म कर लेती हैं, हल्का सा कोसा कर लेती हैं उसको। उसके बाद इसके अंदर 1 स्पून ऑफ कर्ड डाल देती हैं और इसको अच्छे से स्टिर कर देती हैं। और फिर इस चीज को जब आप साइड रखते हो, प्लेट से ढक के कुछ देर के लिए रखते हो, तो आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखते हो कि इट टर्न्स इनटू कर्ड। जो पूरा का पूरा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो आप देखिए दूध से दही बन गया, राइट? सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी ही चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपने इनिशियली कुछ और लिया हो और फाइनली आपके पास कुछ और बन जाए। सिमिलरली कोई आपके घर गेस्ट आते हैं, आप उनको टी पिलाते हो, कॉफी पिलाते हो, तो क्या करते हो? आप डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हो, उनको मिलाते हो और वो मिलकर कुछ और ही बन जाते हैं। अदरवाइज शुगर, टी, वाटर, ये सब अलग सब्सटेंस है ना। मिल्क जब आपने इनको मिलाया, थोड़ा सा हीट अप किया, इट टर्न्स इनटू टी, तो आप उनको सर्व कर देते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो मुझे लगता है इन 2 एग्जाम्पल से आपको स्ट्राइक हो गया होगा कि जब हम कुछ चीजों को मिलाते हैं और कुछ नई चीज बनती है उसको ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे बहुत से रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका एक बेसिक पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो करते हैं स्टार्ट हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, characteristics of chemical reaction, chemical equation and balancing, types of chemical reaction, redox reaction and its application, that is rancidity and corrosion. तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि ये होता क्या है, तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस को जब हमने देखा कि हम उनको मिक्स करते हैं वो कुछ नए सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी टी बनाने के लिए हम उसमें चीनी डालते हैं, टी डालते हैं, मिल्क डालते हैं, वाटर डालते हैं। आप सबने टी तो बनाई होगी ना, आपको पता है यही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। थोड़ा सा आप इसको हीट करते हो, हीट करने के बाद आपके पास चाय तैयार हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि अभी हमने दूध से दही बनाया था कि कर्ड को ल्यूक वार्म मिल्क में डालकर अगर आप कुछ घंटों के लिए उसको ढक के अलग रख दो तो इट फॉर्म्स दी कर्ड। तो ये जो मिल्क और कर्ड जैसे हमने किया, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में हमारे आसपास हो रही है कि हम कुछ चीजें मिलाते हैं और कुछ नई चीज बन जाती है। सिर्फ किचन के अंदर ही नहीं, जैसे ये 2 एग्जांपल्स हमने किचन के लिए ना, ऐसे कुछ भी बाहर भी आप कह सकते हो। आपने चूना लिया, चूने में पानी डाला, वो कुछ और बन गया। तो ये सब जो आपके आसपास हो रहे हैं, नॉट ओनली कन्फाइंड टू किचन, ठीक है, सोप बन रहा है, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, ये सब क्या है? दे आर ऑल केमिकल रिएक्शंस। हमने ये कंक्लूड किया कि जब आप थॉरली मिक्स करते हो कुछ चीजों को तो एक नया सब्सटेंस हमारे पास आ जाता है। और ये जो मिक्सिंग करते हैं हम, थॉरो मिक्सिंग, इसी को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जब हम मिक्स करते हैं वो रिएक्ट करते हैं और उनसे एक नया सब्सटेंस बन जाए उसको हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस में ले लेती हूँ बी। इनको हमने मिक्स किया, ये थॉरली मिक्स हो गए और इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया ए बी। लेट्स से ए के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बी के अंदर कुछ और ए बी की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट है, ठीक है? तो ये केमिकली रिएक्ट कर गए ना। अब ए बी ना तो ए रहा ना प्योरली बी रहा, वो कुछ और ही बन गया। तो ये जो नया सब्सटेंस बन जाता है, इसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन।
अब जो रिएक्ट करते हैं, जिनको आप मिक्स करते हैं, उनके लिए हम बेसिक सी टर्म यूज करते हैं रिएक्टेंट्स। उनको हम क्या बुलाते हैं? रिएक्टेंट्स। जितने भी सब्सटेंसेस हो, जैसे यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिक्स किए, आप 3 करो, आप 4 करो, आप 5 करो, जितने भी सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे उन सबको हम एक बेसिक टर्म से उनको एड्रेस करेंगे, दैट इज दे आर रिएक्टेंट। और जो भी नई चीजें बनेंगी, चाहे एक बने चाहे इसके साथ कुछ और बनता, ये सब हमारे पास क्या है? दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म अ चेंज, उनके अंदर एक चेंज आता है एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट कैन बी 1, 2 और मेनी, इवन द प्रोडक्ट कैन बी 1, 2 और मेनी। जैसे कि आपने यहाँ टी बनाई थी, तो इसमें हमारे रिएक्टेंट्स क्या थे? हमने मिल्क लिया था, हमने वाटर लिया था, हमने इसमें टी ली थी, हमने शुगर लिया था, ठीक है। तो ये सब क्या है? रिएक्टेंट्स। लेकिन ये जो आपका कप है, आपकी ये फ्लास्क है, ये सब कोई रिएक्टेंट्स नहीं है। दीज आर एक्चुअली जस्ट दी यू कैन से सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास ये है, और मिलके बनी टी हमारा प्रोडक्ट है। दीज आर ऑल द यूटेंसिल्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड अप इन कैरिंग अप द रिएक्शन। अब ऐसे ही हम कुछ केमिकल रिएक्शंस और देखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे थ्योरेटिकली पूछे, चाहे 1 वर्ड, चाहे 2 मार्क्स, चाहे कोई रीजनिंग क्वेश्चन हो, चाहे कहीं भी आपसे वाइवा के अंदर पूछे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से पढ़िए। हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है। मैग्नीशियम कई फॉर्म्स में आता है, तो वैसे रिबन की फॉर्म में भी आता है। जब हम ये रिबन लेकर आते हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हो, देखो मैग्नीशियम इज क्वाइट रिएक्टिव। ये ऐसे ही नहीं होता कि आपने एयर के अंदर पे रखा हुआ है, कहीं पे भी किसी शॉप से ला रहे कहीं भी, तो वह एयर के कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी होती है। मतलब मैग्नीशियम को जब रिबन को हम एयर में रखते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग अपने आप बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अब हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, सो वी नीड ओनली मैग्नीशियम, वी डोंट नीड मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। तो हम क्या करते हैं? हम इस लेयर को पहले रिमूव करते हैं। हाउ वी रिमूव इट? बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे ये लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है और हमारे पास प्योर मैग्नीशियम रिबन आ जाता है। फिर हम इसको टोंग से पकड़ते हैं। आप देखिए फिगर में, दिस इज एक्चुअली अ टोंग, आपने देखा भी होगा लैब के अंदर। इसको हमने टोंग से पकड़ा और ये हमारा है बंसन बर्नर। आपको पता है कि हम लैब्स में कोई चीज बर्न करने के लिए यूज जो करते हैं वो हमारा बंसन बर्नर होता है। इसको हम लेकर आए, हमने इसको ऐसे, जैसे ये हमारे पास होगी मैग्नीशियम रिबन, ये टोंग्स हो गया, हमने इसको हीट किया तो हमने देखा इसमें एक अलग तरह की स्पार्क हमें दिखी, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो। तो इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि एक अलग तरह की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम व्हाइट डेजलिंग फ्लेम कहते हैं, काफी चमकती हुई सी फ्लेम, ठीक है। और ये बर्न भी होता है, बर्न होकर ये पाउडर फॉर्म में गिरता रहता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये किस तरीके से बनता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देखिए रिएक्शन हुआ कैसे। आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, आपने उसको बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अभी कैसे पता लगता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। अब ऑब्वियसली आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, दोनों की वैलेंसीज 2 है, कट हो गई, तो आपके पास क्या बना? प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ आपके पास? एक तो व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस MgO, और इसके आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी के रिएक्शन हो गया। वो कैसे पता लगा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से। ऐसे ही एक और रिएक्शन हम कर रहे हैं, एक्टिविटी, जिसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने लगे। इसके लिए हमने अपरेटस इस तरह से लिया। ये जो हमारा फ्लास्क है, इसको हम बुलाते हैं कॉनिकल फ्लास्क। आप लैब में जाएंगे, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगे। this flask I'm talking just about this flask, this is conical flask। इसके हमने अंदर ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ग्रेन्यूल्स ले लिए, these are zinc granules। अब हमने यहाँ पे ग्लास की ट्यूब से हमने इसके अंदर पोर कर रहे हैं, एक एसिड हमने पोर किया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और वो डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मतलब इसमें वाटर का कंटेंट काफी ज्यादा है, वो हमने इसके अंदर यहां से ड्रॉप कर दिया।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिंक की ग्रेन्यूल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया। अब देखते हैं क्या हुआ। हमने इसको थोड़ी देर तक रखा और उसके बाद हमने इस फ्लास्क को टच किया। जब हमने इस फ्लास्क को अपने हाथ से टच किया तो हमने देखा ये फ्लास्क बाहर से काफी गर्म था, हॉट था। तो इनिशियली तो ये हॉट नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद ये हॉट हो गया। तो इससे पता लगा कि कुछ तो चेंजेस फ्लास्क के अंदर हुए हैं, तभी वो गर्म हो गया ना। तो इसका मतलब रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो चुकी है। अब रिएक्शन हुई क्या होगी, देखो तो आप इनकी वैलेंसीज लिखो। कोई भी रिएक्शंस करनी है तो इस तरह से वैलेंसीज लिख लो आप। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन में पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा ना। तो दोनों की वैलेंसीज 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गई और आपके पास क्या बन गया, ZnSO4, जिंक, जिसको आप क्या बुलाते हो, जिंक सल्फेट। और साथ में यह हाइड्रोजन बचा विच इज रिलीज्ड एज हाइड्रोजन गैस। यहां से इस ट्यूब से हमने इस गैस को बाहर निकाल रहे हैं। और आपको पता है कि हमें अगर कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस सच में लिबरेट हुई है कि नहीं, तो हम यहाँ मैच स्टिक लेकर आए और हमने देखा कि मैच स्टिक सच्ची में बर्न होने लगी बिकॉज इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इसका जो फ्लेम था वो पेल ब्लू फ्लेम था, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हाइड्रोजन गैस थी। और मैच स्टिक जब बर्न हुई तो उसमें एक आवाज आई हमें, पॉपिंग साउंड, पट पट करके वो मतलब बर्न हो रही थी, इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड। और आपको पता है पॉपिंग साउंड किसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की। जब आप हाइड्रोजन आप वैक्यूम में हमारे पास प्रेजेंट होगी, आप कभी उससे बर्न करो तो पॉपिंग साउंड बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एयर के साथ जब हाइड्रोजन गैस मिक्स होती है तो ये एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है विच इज एन आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि हाइड्रोजन गैस कहीं से लिबरेट हो रही है, कैसे चेक करेंगे, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप कहोगे मैच स्टिक विल बर्न विद पेल ब्लू फ्लेम एंड विल प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। सो दिस इज द रिएक्शन विच एक्चुअली टुक प्लेस। अब इसमें प्रोडक्ट्स जो बने वो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है कि इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन थी, बीकर बाहर से गर्म हो गया था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, पहले तो थी नहीं तो बाद में लिबरेट हुई, इसका मतलब रिएक्शन हो गया। मैच स्टिक लेकर आए, वो बर्न होने लगी, पेल ब्लू फ्लेम और पॉपिंग साउंड से, विच इज आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही एक एक्टिविटी है हमारी इन विच वी आर गोइंग टू रिएक्ट बेरियम आयोडाइड विद लेड क्लोराइड। हमने एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने लेड से बेरियम आयोडाइड ले लिया, हम ऐसे बना लेते हैं, बेरियम आयोडाइड इज BI2। एक और फ्लास्क लिया, या आप कह सकते हो फ्लास्क या ट्यूब्स ली, और इसके अंदर हमने ले लिया लेड क्लोराइड। हमने स्लोली बेरियम आयोडाइड को इसके अंदर पोर किया, धीरे धीरे, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो। तो अब जब आप इसको पोर करोगे तो ऑब्वियसली ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, सबकी वैलेंसीज लिख लेते हैं हम। बेरियम इज 2 पॉजिटिव, आयोडीन इज नेगेटिव, लेड हमारे पास है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, BaCl2 वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, और बनेगा लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है इसका जो कलर है दैट इज येलो, एक्चुअली इट इज अ प्रेसिपिटेट। ये एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, येलो इन कलर। तभी आप देखो जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो एक येलो कलर सब्सटेंस बन रहा है। तो दिस एक्चुअली शोज दैट रिएक्शन एक्चुअली टुक प्लेस व्हेन दे बोथ आर मिक्स्ड। तो आपने देख लिया कि अलग अलग आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो गया। जैसे हमने दूध के अंदर कर्ड का चम्मच डाला था, पूरा ही दूध दही बन गया था, है ना। ऐसे ही जैसे अभी आपने कुछ कुछ एक्टिविटीज पढ़ी, आपने अलग अलग से एक आइडेंटिफिकेशन देखी जिससे पता लगा कि रिएक्शन सच में हो गया। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है जिनसे आपको पता लगता है कि रिएक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो आइदर अगर रिएक्टेंट्स को आप रिएक्ट कर रहे हैं, देयर कैन बी अ चेंज इन कलर, there can be a change in state, heat energy may be produced or absorbed। जैसे कि आपने देखा बार कोनिकल फ्लास्क गर्म हो गया था तो मतलब हीट वाज रिलीज्ड, तो हो सकता है ऐसी हीट एब्जॉर्ब हो जाए, कोई चीज ठंडी हो जाए फ्लास्क। इवन प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म, जैसे कि आपने देखा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको आप क्या बुलाते हो, प्रेसिपिटेट, ऐसी कोई चीज बन जाए। गैस इज रिलीज, जैसे आपने देखा यहां आपने रिएक्शन किया था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। सो ईदर ऑफ द चेंज यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व विच एक्चुअली कंफर्म्स दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हमारे पास है केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जब हम इसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हम केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, मोल्स स्पेसिफाई करते हैं, स्टेट स्पेसिफाई करते हैं। कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसका एक अलग इंडिकेशन होता है, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका एक अलग इंडिकेशन होता है। तो मतलब एक केमिकल रिएक्शन को पढ़कर आप एक स्टेटमेंट को, मतलब आप समझ लो कि एक रिएक्शन सिर्फ एक पढ़कर हमें पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि C+O2 फॉर्म CO2। ठीक है, तो अगर मैं आप कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O इज ऑक्सीजन एंड CO2 इज ऑब्वियसली ऑक्सीजन। अब CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनकी स्टेट्स भी स्पेसिफाई कर दूं, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, तो आपको एक और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जैसे ये तो बैलेंस्ड है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं वो सेम है, लेकिन अगर नहीं हो तो यहाँ पे कोई 2 या 3 लिखा हो तो आपको ये भी पता लग सकता है कि 2 मोल्स कार्बन के थे, 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस के थे। तो हमें मोल्स भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। गैसेस के लिए हम साथ में एक एरो इंडिकेट करते हैं प्रोडक्ट में, जो हमें बताता है कि जो गैसेस है वो वॉलेटाइल है, मतलब दे एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये भी अगर कोई चीज इनसॉल्युबल चीज है जो बॉटम में बीकर के सेटल होने वाली है, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रेसिपिटेट। तो उसके लिए हम एरो फेसिंग डाउन इंडिकेट करते हैं, मतलब इट इज गोइंग टू स्टे बिहाइंड। तो हम ऑन होल हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को पढ़ते ही हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं, हमें पता है कि हम 9th में पढ़ चुके हैं दैट दे ओबे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसके अकॉर्डिंग जितना मास आपने रिएक्टेंट का यूज किया है उतना ही मास प्रोडक्ट का बनना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कंसेप्ट देखेंगे यहाँ, बैलेंसिंग, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिएक्टेंट में 5 मोल्स यूज किए और प्रोडक्ट में 2 ही मोल्स बने हैं, क्योंकि 3 मोल्स कहां चले जाएंगे? मास कभी अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ना ही ऐसा हो सकता है कि आपने 3 मोल्स यूज किए और वहां पे 10 मोल्स बन गए, 7 मोल्स अपने आप कहां से आ जाएंगे? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड इटसेल्फ। तो इसीलिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस्ड करके चलना पड़ता है। अब आप देखिए हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी C+O2 फॉर्म CO2। अब आप देखिए रिएक्टेंट में यहाँ पे कार्बन का 1 मोल है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में कार्बन का 1 ही मोल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 एटम्स है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो हम कह सकते हैं कि जितने जो रिएक्टेंट्स के एटम्स है और जो प्रोडक्ट के हैं वो बिल्कुल सेम है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हमारे हैं वो उसको ओबे कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। H2O इज ब्रेकिंग डाउन इनटू H2 एंड O2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2। चलिए ये तो ठीक हो गया क्योंकि हाइड्रोजन दोनों साइड सेम हो गए। अब ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 थी और प्रोडक्ट में 2 बन गई। सो वी नीड टू बैलेंस इट। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हम कोई भी चीज बैलेंस करने के लिए हम एलिजिबल है, आगे आगे हम कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, बीच में या नीचे नहीं हम उसके न्यूमेरिक वैल्यूज लगा सकते। तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ क्योंकि ऐसा 2 लगाने से ही ऑक्सीजन 2 बन जाएगा। अब हो गए यहाँ पे भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा कोई एटम अनबैलेंस तो नहीं रह गया। देखते हैं हाइड्रोजन कितने हुए? पहले थे 2 लेकिन अब तो 4 हो गए, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इसलिए जब भी आप कभी बैलेंसिंग करो तो आपको उसको लास्ट टू लास्ट, मतलब किसी एटम को भी आप बैलेंस कर चुके हो तो भी आपको लास्ट में उसे एक बार कंप्लीट चेक जरूर करना है, क्योंकि जब हम किसी और एटम को बैलेंस करते हैं तो हो सकता है कोई और एटम अनबैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वी पुट 2 हियर, तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4। ऑक्सीजन देखते हैं 2
2. Now this is balanced. Now this is obeying law of conservation of mass. तो इस तरह से आपने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं. देखते हैं, लिखिए, आप नोट करिए, आप ट्राई करिए अपने आप करने की. हमारे पास रिएक्शन है CH4 plus Cl2 form CCl4, that is carbon tetrachloride and HCl. इसको बैलेंस करते हैं. अब आप देखिए, यह कार्बन है 1, हम लिख लेते हैं यहाँ पे भी है कार्बन 1, सो कार्बन इज बैलेंस्ड, राइट. हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है सिर्फ 1, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो पहले हम बैलेंस कर लेते हैं, इसके आगे 4 लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 हो गए. तो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू क्लोरीन. क्लोरीन यहाँ पे है 2, लेकिन यहाँ क्लोरीन है 4, CCl4, 4 क्लोरीन मीन्स. तो हमें इस क्लोरीन को 4 बनाना पड़ेगा. तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो 2 into 2 4. तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए? 4. और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए? 4. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन हमारी अनबैलेंस तो नहीं होगी किसी करके. कार्बन 1 बैलेंस्ड, राइट. हाइड्रोजन 4 बैलेंस्ड, ये भी ठीक हो गया. मूविंग ऑन टू क्लोरीन. क्लोरीन यहाँ पे आपके है 4, लेकिन यहां देखिए आपके क्लोरीन कितने हैं? 4 ये क्लोरीन, 4 ये वाले क्लोरीन, क्योंकि ये 4 इस क्लोरीन के लिए भी तो है. तो टोटल राइट हैंड साइड पे हमारे पास 8 क्लोरीन्स है, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 4. सो वी हैव टू मेक इट 8. तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 को हटाकर हम यहाँ क्या लगा देंगे? 4. अब हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुकी है. जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनके मोल्स बिल्कुल सेम हो चुके हैं. तो आप अपने पास ऐसे कुछ रिएक्शंस को लिखिए एंड ट्राई टू बैलेंस देम. दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड. आपको इसके लिए कोई सेट रूल्स नहीं है. आपको सिर्फ एटम्स काउंट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स के, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हो सिर्फ उसके आगे न्यूमेरिक वैल्यू पुट करने की. जैसे अगर HCl है तो आप Cl को बैलेंस करने के लिए बीच में 2 नहीं लगा सकते हो, आप उसके फ्रंट में लगा सकते हो. ना ही आप उसको HCl2 कर सकते हो, राइट. वी आर एलिजिबल टू पुट एनी न्यूमेरिक वैल्यू वेदर इन फ्रैक्शन और इन होल नंबर, लेकिन सिर्फ उसके आगे. तो आप ऐसे कुछ रिएक्शंस को लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप बैलेंस कर पाएंगे. स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कितनी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए, कॉम्बिनेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे हम कंबाइन वर्ड का यूज कर रहे हैं. तो कंबाइन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजों का आपस में मिलना. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं. कोई आप कह सकते हो कि चीज एलिमिनेट नहीं होती, निकलती नहीं है. जो भी कुछ आपने डाला वो सब मिक्सअप होकर एक ही बन जाता है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और वो रिएक्ट होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास पहचान है कि रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही होगा. अब इस लेट्स से आपके पास एक रिएक्टेंट हम ले लेते हैं A, एक रिएक्टेंट ले लेते हैं हम B. तो मतलब हमने 2 रिएक्टेंट्स यूज कर लिए. अब जब इनको हमने कंबाइन किया तो कंबाइन होकर इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. इन्होंने क्या बनाया? कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट. तो कभी भी आप कोई रिएक्शन देखिए जिसके अंदर आप कह सकते हो राइट साइड पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. अब ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है. एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं. ये एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है. ये कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है. मतलब कॉम्बिनेशन में एलिमेंट और एलिमेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं C+O2 CO2, तो आपको पता है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट कंबाइन कर भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं. सिमिलरली हम ले लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. ये भी हमारे पास क्या हो गया? एलिमेंट. ऐसे ही हम ले लेते हैं H2+S, हाइड्रोजन प्लस सल्फर फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड. ये भी क्या है आपके पास? एलिमेंट. ये भी एलिमेंट. तो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल सकता है. ऐसे ही अगर आप कोई और लेना चाहते हो, लेट्स से हमने लिया H2+O2,
तो आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको पता है मिलके क्या बनाती है, वाटर। तो यही भी क्या हो गया, एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो एलिमेंट एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन एलिमेंट और कंपाउंड में भी हो सकता है। सपोज आपके पास कंपाउंड है CO2, ठीक है, और एक एलिमेंट है आपके पास, या हम CO ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां हमने ले लिया O2। तो ये हो गया आपके पास कंपाउंड और ये हो गया आपके पास एलिमेंट। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, CO2, दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे ही हो सकता है आपने लिया SO2 और उसमें और O2 डाला, बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये आपके पास हो गया कंपाउंड, ये आपके पास हो गया एलिमेंट, और ये हो गया एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो एलिमेंट और कंपाउंड में भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। ऐसे कंपाउंड और कंपाउंड, लेट्स से हमने लिया वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, उसमें हमने पास करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज अगेन अ कंपाउंड, और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही लेट्स से आपने लिया SO2, SO2 को आपने वाटर में डाला, SO2 और वाटर दोनों ही कंपाउंड है, इन्होंने मिलकर बना दिया एसिड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो A+B+C, आपने 3 रिएक्टेंट डाले, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, सिंगल। एक तो ये इसकी खास बात है। अब कॉम्बिनेशन एलिमेंट एलिमेंट का भी हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का भी हो सकता है, और कंपाउंड और कंपाउंड का भी हो सकता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, कोई भी इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब एक एक्टिविटी हम करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको आपने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये आपके पास हो गया एलिमेंट, ये भी हो गया एलिमेंट। अब जब ये बर्न हुआ तो इन्होंने मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाया, व्हाइट कलर सब्सटेंस, दैट इज अ पाउडर लाइक सब्सटेंस, जिसको आपने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास सिंगल है, तो आपको पता है जिन भी रिएक्शंस में सिंगल प्रोडक्ट बनता है वो सब रिएक्शंस किस चीज का पार्ट होती है, दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कोई एक्टिविटी आप एक्सप्लेन करो। ऐसे दूसरा टाइप का रिएक्शन है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे वर्ड आ रहा है डीकंपोजिशन, तो ऑब्वियसली यहां पे कोई चीज डीकंपोज होगी। डीकंपोज का मतलब ब्रेक, टूटेगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट होता है। इसकी खास बात है कि रिएक्टेंट क्या होगा, एक, वो टूटेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। मतलब सपोज मैं आपको कहूं ये रिएक्टेंट A, B, C से बना है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट टूटेगा एंड इट विल फॉर्म वन तो नहीं आप कह सकते, इट विल फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। तो इसकी खास बात है कि रिएक्टेंट एक और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा मिनिमम 2 और मोर प्रोडक्ट्स ऑन राइट साइड, ठीक है। अब ये टूटता कैसे है, इसको रिएक्टेंट टूटेगा कैसे, या तो हीट करने से, या करंट पास करने से, या लाइट की प्रेजेंस में। तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से रिएक्टेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर टूट जाएगा और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब एक रिएक्टेंट दिया हुआ है। देखिए इसमें जो रिएक्टेंट होने वाला है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा एलिमेंट एलिमेंट हो सकता था, एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, लेकिन डीकंपोजिशन में जो रिएक्टेंट होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंपाउंड। ये एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट एटम से बनता है, तो एलिमेंट ऐसे टूट के एटम में तो नहीं टूट जाएगा ना। तो इसलिए जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसके लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट कंपाउंड ही होता है। अब जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया Na, तो Na किसमें टूटेगा, तो इसीलिए रिएक्टेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंपाउंड इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये जो कंपाउंड है, लेट्स से आपके पास AB, इसको या तो हमने हीट किया, या हमने लाइट का यूज किया, या हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो किसी भी तरह से इट डीकंपोज और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया, A और B अलग हो गए। तो ये एक जनरल रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करने के लिए। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स और किस किस मेथड से ये टूट सकता है। तो पहला हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसका मतलब आपके पास हम एक जनरल अगर लिखें,
ये रिएक्टेंट है, हमने इस पे लाइट में एक्चुअली जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, तो आप यहाँ लाइट भी लिख सकते हो, ये सिंबल भी लाइट का होता है। तो ये किसमें टूटेगा, ए और बी के अंदर, किसमें टूटेगा, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल आपने इस डिश में AgCl2 लिया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसको आपने सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जब आपने इसको सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया तो हमने देखा कि दिस इज एक्चुअली AgCl, इसको व्हाइट कलर का होता है, इसको आपने जब सनलाइट में एक्सपोज किया, इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म Ag+Cl2, और ये जो Ag जो है इसका सिल्वर कलर होता है। तो ये ब्रेक डाउन हुआ ना सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ रिएक्टेंट है 1 और प्रोडक्ट है 2। तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ग्रे, ग्रे और सिल्वर कुछ भी आ सकता है आपको, तो आप लिखोगे बिकॉज इट अंडरगोज फोटो डिकम्पोजिशन और ये रिएक्शन शो कर दोगे। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी होती है, दैट इज जहां पे हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं बाय पासिंग करंट। जैसे कि आप देखिए ये सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और हमने इसको ब्रेक कर दिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि आपके पास ऐसे सोडियम क्लोराइड है, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और ये डिकम्पोज हो गया Na और Cl2 में। तो इस तरह की डिकम्पोजिशन को आप क्या बुलाते हो, इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब आपने करंट पास करके इसको डिकम्पोज किया। तीसरा मेथड है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्मल का मतलब होता है हीट, जिसके अंदर हमने डिकम्पोजिशन तो करी पर कैसे करी, हीट करके। हीट का सिंबल होता है आपको पता है ये डेल्टा, तो ये ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर टूट गया। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में, आपको पता है जिसको हम मार्बल भी बुलाते हैं, तो इसमें हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने लिया और इसको हीट किया, तो हीट करने से इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली आप यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं। जो कॉपर के हमारे कैल्शियम इज व्हाइट कलर, लेकिन जो हमारे कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं दे आर ब्लूइश ग्रीन और ब्लू और ग्रीनिश ब्लू, इस तरह के इनके कलर रहते हैं। तो इसको भी जब आपने हीट किया, इट फॉर्म CuO+CO2, और जो CuO कॉपर ऑक्साइड है दैट इज ब्लैक इन कलर। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज को यूज करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड हम एक्टिविटी कर रहे हैं हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए विच इज FeSO4.7H2O। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सिर्फ FeSO4 नहीं है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब भी कभी पानी ऐसे लगाओ तो इसका मतलब ये पानी केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। और ऐसे केमिकली कंबाइंड वाटर को हम क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने इसको हीट किया, जब आपने हीट किया तो सबसे पहले इसके वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गया, ठीक है। अब आपने इस FeSO4 को फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि ये टूटा नहीं था। तो जब आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी तो ये ब्रेक डाउन हो गया Fe2O3 और इसके साथ गैसेस निकली SO2 और SO3। ये काफी पॉइजनस गैसेस होती है, इनकी अलग सी पंजेंट सी स्मेल होती है, और आपको पता है ये जो होते हैं ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और ये टूट जाते हैं Fe2O3 के अंदर, यहाँ कलर का भी चेंज हो जाता है और हार्मफुल गैसेस भी निकल रही है। और ये जो डिकम्पोजिशन है ये हीटिंग के बेस पे हो रहा है, इसीलिए ये एक एक्टिविटी है जहां पे आप शो कर सकते हो डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस का मतलब एक की पोजीशन कोई और लेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इस रिएक्शन के अंदर, जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन किया, डिकम्पोजिशन किया, तो उसके अंदर हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। एक हमारे पास एलिमेंट होगा और एक हमारे पास कंपाउंड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे ये है A,
ए क्या है, एलिमेंट। लेकिन बी और सी क्योंकि दो एटम से बना हुआ है तो ऑब्वियसली अब डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड। आपको पता है जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें आगे वाले की वैलेंसी पॉजिटिव और पीछे वाले की नेगेटिव होती है। कितनी भी पॉजिटिव हो सकती है, कितनी भी नेगेटिव हो सकती है ना, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कौन सा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो ए होगा ये पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा। अगर हम इसको मेटल कंसिडर करते हैं तो ये भी पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा। तो लेट्स से ये आपके पास एलिमेंट है, कोई मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव। ये हमारे पास कोई मेटालिक कंपाउंड है, मतलब जिसके अंदर ये जो है ये मेटल है और ये हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, रिएक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट वाला मेटल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू जो ये कंपाउंड के अंदर मेटल होगा ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब एज कंपेयर टू ए, बी शुड बी लेस रिएक्टिव। अगर ऐसा है तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब लेट्स से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए क्या करेगा, बी की जगह ले लेगा। तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा एसी और बी ए की जगह ले लेगा, मतलब अलग हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव Zn प्लस CuSO4। तो देखिए यहाँ पे Zn आपके पास मेटल है, एक एलिमेंट है, और ये आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, आपको पता है जिंक एक मेटल है, उसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। कॉपर भी एक मेटल है, उसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। सल्फेट एक रेडिकल है और उसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। तो रिएक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जो एलिमेंट अकेला है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव होना चाहिए। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जिंक और कॉपर की प्लेस कहाँ है। ये रहा आपके पास जिंक और ये रहा आपके पास कॉपर। तो नेचुरली जिंक ऊपर आता है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। तो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जिंक कॉपर की जगह ले लेगा। अब क्योंकि जिंक की वैलेंसी कॉपर की वैलेंसी से सेम थी, ठीक है, तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो भी सेम लाइक CuSO4 बनेगा, जैसे कि ZnSO4 ही। और जो कॉपर है वो अकेला हो जाएगा क्योंकि जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप ये रिएक्शंस करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका रिवर्स होता, आपके पास Cu प्लस ZnSO4 होता, तो आप देखिए ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए और ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। लेकिन हमें पता है कॉपर तो जो है वो लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे आता है, और जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपके पास होता है Fe प्लस AgNO3, मतलब आयरन को आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आयरन एलिमेंट है, मतलब अकेली एलिमेंटल स्टेट में है, तो वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए और सिल्वर लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये आपके पास हो गया आयरन और सिल्वर हमारे पास काफी नीचे है। तो मतलब आयरन हमारे पास मोर रिएक्टिव है, सिल्वर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। अब जो मोर रिएक्टिव है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा फेरस नाइट्रेट। ये कैसे बनाया, देखो आयरन की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट की है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया। तो आपको पता है कि जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनते तो इसी तरीके से, ऐसे ही बनते हैं ना। तो FeNO3 और जो हमारा Ag है वो अलग से सेपरेट हो गया। तो इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शंस आ सकते हैं, तो इनको आप सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज को कंसिडर करते हुए करेंगे। एक एक्टिविटी देखते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने अभी ये एक्टिविटी डिस्कस की थी शुरू में, जिसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे और हमने सल्फ्यूरिक एसिड उस पर पोर किया था। अब देखिए ये एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। हमें पता है एलिमेंट और कंपाउंड, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी और ये काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव वाली वैलेंसी को चेंज करता है, डिस्प्लेस करता है। तो ऐसी कंडीशन है क्योंकि जिंक हमारे पास ऊपर आता है और हाइड्रोजन काफी नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, जिंक की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, आपके पास बन गया ZnSO4 और जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गया एज H2।
यही एक्टिविटी की थी ना हमने, और हमने टेस्ट भी किया था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हमें कैसे पता लगा था। हम मैच स्टिक लेके आए थे, वो बर्न करने लगी थी पेल ब्लू फ्लेम के साथ, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो कैसी आवाज प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। और इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी थी कि जो बीकर था वो बाहर से जब हमने हाथ लगाया था तो हमें गर्म लगा था, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डबल डीकम्पोजिशन, या हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बुला सकते हैं। यहाँ पे दो कंपाउंड्स टूटेंगे, इसलिए हमने इसका नाम डबल डीकम्पोजिशन रखा। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कि दो कंपाउंड्स अपने आयंस को इंटरचेंज करेंगे। तो ये रिएक्शन के लिए कोई रिएक्टिव है या नहीं वो मैटर नहीं करता। आपने दो आयनिक कंपाउंड्स ले लिए, आपको पता है आगे पॉजिटिव वाले होते हैं वैलेंसी वाले, पीछे नेगेटिव, सी भी पॉजिटिव, कितना भी पॉजिटिव हो सकता है, और पीछे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाले अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेंगे, दे विल म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस। तो ए डी के साथ आ जाएगा और सी बी के साथ। पर याद रखिए पॉजिटिव वाले वैलेंसीज ही आगे लिखी जाएंगी, पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स, और नेगेटिव वाले पीछे लिखे जाएंगे। तो ये एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब ये केटायन था, ये भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, लेट्स से ये भी केटायन है, ये हमारे एनायंस है। तो ये केटायन इस एनायन के साथ आ जाएगा तो बन गया एडी, और ये जो केटायन है इट विल कंबाइन विद दिस एनायन, इट विल फॉर्म सीबी। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, दो कंपाउंड्स ब्रेक भी हो गए और दो डिस्प्लेसमेंट्स भी हो गई। इसीलिए हम इसको बुलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शन होती है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन होती है रिएक्शन, इसकी एक नेचर होती है, या तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है या फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मतलब जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो इनमें से दोनों चीजों में से एक चीज तो होगी, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी हुई, इसमें भी रिएक्शन दो कंपाउंड्स के बीच में ही होगा, ठीक है, लेकिन ये अपने वैसे ही पार्टनर्स एक्सचेंज करेंगे जैसे कि अभी हमने किया था, पर इनके रिजल्ट में इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो घुलता नहीं है, इट विल फॉर्म दिस। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें वही हमने पढ़ा कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे म्यूचुअली और बनाएंगे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो लेड क्लोराइड है वो बेरियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैलेंसी हो गई, ये नेगेटिव। सिमिलरली बेरियम पॉजिटिव होता है और आयोडीन नेगेटिव। अब दे विल एक्सचेंज देयर आयंस, तो आपके पास बन गया लेड आयोडाइड और ये आपके पास बन गया बेरियम क्लोराइड। ये जो लेड आयोडाइड होता है इट इज अ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को आप हमेशा नीचे एरो लगाकर शो करते हैं। प्रेसिपिटेट के कलर्स होते हैं जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये येलो कलर PbI2 का ही है, लेड आयोडाइड का ही है, और इस तरह से ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस आप देखो कैसे प्रेसिपिटेट्स आपको इतना कलरफुल दिख रहा है, ये ऐसा बन जाता है। हो सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन तब कहेंगे जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद म्यूचुअली अपने आयन एक्सचेंज करेंगे और एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या होगा, दो आपके पास कंपाउंड्स हो गए, इन्होंने अपने कैटायंस एंड आयंस मतलब पार्टनर्स बदल लिए, बनने के बाद इस तरह से ये बन गए। इन दोनों में से कोई सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक ना वो बेसिक, इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक एसिड HCl, एक हमने बेस ले लिया NaOH। आपको पता है HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH हमारे पास बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैलेंसीज लिख लेते हैं, तो दे विल इंटरचेंज देयर वैलेंसीज, अपने आयंस बदल लेंगे और हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट जिससे न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाए उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप एसिड डालिए, बेस डालिए, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी न्यूट्रल।
ऐसे ही हमारे पास एक और तरह की रिएक्शन है जिसको हम क्या बुलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बुलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम आप देखिए ध्यान से, ये बना हुआ है रिडॉक्स, ठीक है। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ठीक है, और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे होती है। In this, oxidation and reduction both occur simultaneously at a time. हम कह सकते हैं ये होता है क्योंकि ये अकर होती है, ये होती है क्योंकि ये अकर होती है, मतलब बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम बुलाते किसको है, कौन सी रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बुलाते हैं, क्योंकि पहले हमें ये पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानने के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। सबसे पहले करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। देख लेते हैं, लेट्स से आपके पास Mg है, Mg के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो यहाँ, ठीक है, तो आपके पास बन गया MgO। अब देखिए रिएक्टेंट में Mg अकेला है, ऑक्सीजन नहीं है, और प्रोडक्ट के अंदर इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे कि Mg इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडेशन हो गई। ऐसे ही सिमिलरली लेट्स से आपके पास जिंक है, जिंक के अंदर आपने ऑक्सीजन डाली और वो बन गया जिंक ऑक्साइड, तो रिएक्टेंट के साइड पे जिंक अकेला और प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होना। रिडक्शन का मतलब दूसरा कंसेप्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक और है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी आप ऑक्सीडेशन कहते हो। और अगर आपके पास इस तरह से सोडियम हो, सोडियम के अंदर आप कह सकते हो सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, सपोज आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, आपने कुछ प्रोसेस किया कि सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो रिएक्टेंट में सोडियम के साथ हाइड्रोजन है और यहां देखिए प्रोडक्ट में सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, उसको हम क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन हम किसको कहते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन रिमूव होना, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ऐड होने के बाद ये बन गया सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे सोडियम अकेला है लेकिन प्रोडक्ट में इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई है, तो हम कहेंगे इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। या फिर आप कह सकते हो किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, आपने कोई प्रोसेस किया कि Mg अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है लेकिन राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम अलग है, तो आप कहोगे क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गई तो ये रिड्यूस हो गया। तब समझ गए ना, किसी के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ती है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हटती है तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटती है तो रिडक्शन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। अब ऐसे ही हमारे पास एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए एजेंट का मतलब क्या होता है, अब आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जाते हैं, आप ट्रैवल एजेंट करते हैं, ट्रैवल एजेंट क्या करता है, ही इज एक्चुअली एन एजेंट जो आपको ट्रैवल कराता है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो एजेंट जो आपकी ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कराता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो आपकी रिडक्शन कराने में हेल्प कराता है। आपकी तो हेल्प कर रहा है लेकिन इन रिटर्न इट इज गेटिंग इन एन ऑपोजिट मैनर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपकी ऑक्सीडेशन कराएगा लेकिन इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड, मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन कराएगा लेकिन खुद क्या होगा, रिड्यूस। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की क्या कराएगा, रिडक्शन, और जो इटसेल्फ इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो उसका इटसेल्फ क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। देखते हैं एक एग्जांपल, आपके पास लेट्स से वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरह से होती है कि CuO से Cu हट जाता है और H2 के साथ H2O बन जाता है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में कॉपर अलग है, ऑक्सीजन हट गई है,
ऑक्सीजन हटने को क्या बुलाते हो आप? ऑब्वियसली हम उसको रिडक्शन बुलाते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, अटैच होने को क्या बुलाते हो आप? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुए? जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे की रिडक्शन करा रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। तो इस केस में जो कॉपर है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से आप इनको प्रिडिक्ट करेंगे। अब क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी तो जो आपने प्रिडिक्ट किया वो आपने किस बेसिस पे किया कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन हट रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रही। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं Na+Cl2 फॉर्म्स NaCl और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है ना ही हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जब भी कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिखेगा तो हम कैसे पहचानेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को? तो उसके लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन हम किसको बुलाते हैं? देखिए, जैसे आपके पास सोडियम है, आपको पता है सोडियम एक मेटल है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 281 और ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने के बाद क्या बनता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो आप बोलोगे कि उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या शो करेंगे? दे विल गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उनकी। और रिडक्शन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करके क्या बनाता है? Cl नेगेटिव। तो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। तो देखिए, अगर हम आपको मैं ये रिएक्शन दे दूं और मैं आपसे पूछूं क्या ये रिडॉक्स है, मतलब इसमें क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो अगर आपको इसमें O और H ना दिखे तो आप इसको कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके बेसिस पे जज करेंगे। अब आप देखिए, जो सोडियम है, जब ये सोडियम क्लोराइड बना तो Na की पॉजिटिव वैलेंसी और क्लोरीन की टेंडेंसी होती है गेन करने की, तो उस पर एक नेगेटिव वैलेंसी है। अब सोडियम ने लूज किया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया ना। अब क्योंकि उसने लूज किया तो मतलब उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। Cl ने गेन किया तो उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। ठीक है, और हमें पता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे हो उसको आप क्या बुलाते हो? रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली यहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रिडिक्ट कर लेंगे। हमें पता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप समझ गए ना कि जब आपको O और H ना दिखे तो कैसे पहचानेंगे आप रिडॉक्स रिएक्शन को। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको अब हम डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि हम काफी कुछ जान चुके हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली होती है, चाहे हम उसको क्लासिकल कंसेप्ट के बेसिस पे देखें, चाहे इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे देखें। जैसे कि अभी हमने क्लासिकल कंसेप्ट के बेस पे एग्जाम्पल किया था, ये है ना, जिसपे ये बन गया था Cu+H2O। तो आपने कहा कि Cu से O हट रहा है तो इसका मतलब इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। हाइड्रोजन में O ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। आपको पता है जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई क्लासिकल कंसेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे देखें तो आप कैसे जज करोगे? आपको पता है कि जैसे ये रिएक्शन दी है, अब इसमें आपको O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब तो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और Cl की नेगेटिव है इस कंपाउंड में। तो अब देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैसे बना? इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑब्वियसली, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और Cl नेगेटिव कैसे बना? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हो गई है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। समझ गए ना आप? आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे पहचानेंगे आप? अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है
हमारी डेली लाइफ की हमें 2 रिडॉक्स रिएक्शन इस सिलेबस में है जिसको हमने पढ़ना है, जो हम रूटीन में अपने आसपास देखते हैं। वो हमारे पास क्या है? रैंसिडिटी और करोजन। रैंसिडिटी और करोजन हमारी डेली रूटीन की रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो हमें देखने को मिलती है। अब इस फिगर में आप देखिए, आपको दिख रहा है कि ये जो आप कह सकते हो दूध की बोतल है ना, ये मिल्क बादाम और समथिंग, आपको पता, आप सब पीते हो, आपको अच्छा लगता है सबको, समर्स में तो रियली काफी इंजॉइंग होता है ये। तो आपको देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये कुछ स्टेल लग रहा है, खराब लग रहा है ना। और ऐसे ही आप देखो, ये फूड पे आपको ये देखो फंगस फंगस से दिख रही है, ये खराब दिख रहा है। इट इज एक्चुअली द रैंसिडिटी। हम पढ़ते हैं रैंसिडिटी और करोजन को डिटेल में। सबसे पहले हम करोजन के बारे में पढ़ते हैं। करोजन का मतलब होता है ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। मतलब किसी भी मेटल आर्टिकल का टाइम के साथ खराब हो जाना, उसको हम क्या बुलाते हैं? करोजन। आप लोग सब कई चीजें यूज करते होंगे, जैसे आप देखो ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज आयरन का बना होता है, आपको पता है। यहां आप देखो कि क्या ये ब्रिज ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये न्यूली बिल्ड हो, जैसे ये न्यूली बिल्ड हो? नहीं, नहीं दिख रहा ना ऐसा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? आपको यहाँ पे इसकी जंग लग रहा है। इसको आप क्या बुलाते हो? जंग। जैसे आप साइकिल खरीदते हो या आप कोई आयरन की मशीन होती है आपके घर में, तो टाइम के साथ वो रेडिश होने लगती है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत से मेटल्स होते हैं जो टाइम के साथ खराब होने लगते हैं, उनको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? करोजन। सो करोजन इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। आयरन के केस में जो करोजन है वो काफी प्रोमिनेंट है। तो आयरन के केस में ऐसे करोजन होने को हम क्या बुलाते हैं? रस्टिंग। क्या बुलाते हैं? रस्टिंग। अब रस्टिंग का मतलब हो गया ईटिंग अवे ऑफ आयरन आर्टिकल, ठीक है। अब रस्टिंग होती क्यों है, कैसे होती है, ये किस चीज की प्रेजेंस में होती है? रस्टिंग के लिए 2 कंडीशंस हैं जो जिसके कारण रस्टिंग होती है। एक तो मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, और एक हमारे पास है एयर मतलब ऑक्सीजन। तो मॉइस्चर और एयर मतलब जब मॉइस्ट एयर होती है, उस कारण ये कंडीशन है कि जिसके कारण जंग लगता है, रस्टिंग होती है। अब जब रस्टिंग होती है तो होता क्या है? देखो, अब आयरन आर्टिकल, आयरन का सिंबल हो गया Fe, मॉइस्ट एयर का मतलब O2, मतलब इस पे मॉइस्चर है तो हम इसको मॉइस्ट एयर लिख लेते हैं। तो जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो बनाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है Fe2O3.XH2। क्या लेयर बन जाती है? Fe2O3.XH2। ये एक ब्राउन कलर की लेयर होती है। आपको पता है जो जंग होता है वो रेडिश ब्राउन, आप कह सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है जो आयरन आर्टिकल्स पे डिपॉजिट हो जाती है, और इसी को आप क्या बुलाते हो? दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। यही होता है जंग, जो धीरे धीरे आयरन की चीज को, कोई ब्रिज है, उसको कमजोर बनाता, और मतलब आप कह सकते हो कि उसको खराब कर देता है। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप आयरन के आर्टिकल्स को पेंट कर दोगे तो वो मॉइस्ट एयर के उतने कांटेक्ट में नहीं आएगा और हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेट करके। आपने देखा होगा कि साइकिल्स की चेन वगैरह होती है, वो भी आयरन की बनी होती है, विद टाइम वो अड़ने लगती है, प्रॉपर उनका उतना आप कह सकते हो उतना स्मूथली नहीं चलती हैं वो। तो उसको अगर आप ल्यूब्रिकेट करो, उसमें आप ग्रीस, ऑयल, ये सब चीज का यूज करो, तो आपको पता है कि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है। देखिए, आयरन आर्टिकल के ऊपर अगर आप जिंक की कोटिंग कर दो, हमारे पास ये आयरन आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी है, थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा दिया है, तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि जिंक भी तो एक मेटल है, वो रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करता है? देखिए, जिंक भी जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लेयर वो बनाता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे भी ये क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है वो क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, मतलब वो एयर को अंदर नहीं जाने देती। अब जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो वो आयरन को करोड नहीं कर पाएगी, आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, और जो उसके अंदर आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसकी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। अब क्योंकि आप इसके सरफेस पे ही सिर्फ कोटिंग लगाते हो तो आप इसको क्या बुलाते हो? सैक्रिफिशियल कोटिंग। इसको आप क्या बुलाते हो? सैक्रिफिशियल कोटिंग। अब जैसे अगर आप कोटिंग टिन की कर दो तो टिन रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कोई लेयर नहीं बनाता, तो ऑक्सीजन और आयरन आपस में कंबाइन करते हैं और इससे वैसे ही रस्टिंग हो जाती है।
ऐसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिटिक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम कॉपर या क्रोमियम की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इससे भी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट, आप अलॉय बना सकते हैं। आपको पता है कि जो आयरन है उसका जो अलॉय है दैट इज स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कॉपर होता है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंट टू corrosion. So we can actually use alloy if we want to prevent rusting. ऐसे ही अब हमारी दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब है फूड का खराब हो जाना जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। अब देखिए, आप समर्स के अंदर तो ये बहुत कॉमन है। आप कोई चीज बनाओगे, अगर आप फ्रिज में रखना भूल गए, आपने बाहर ही रख दी, तो व्हाट हैपेंस विद टाइम? आप सुबह देखते हो कि वो खराब हो जाती है। कैसे पता लगता है? इट स्टार्ट स्मेलिंग वेरी बैड, बहुत गंदी सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने लाइक आई कुक्ड राजमा फ्यू डेज बैक, और मैं सोच रही थी कि मैं उसको खाऊंगी, तो मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा और ऐसे ही बाहर रख दिया। ठीक है, और वो बाहर रह गए। और जब सुबह मैंने सोचा कि मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी जॉयफुल कि आई एम गोइंग टू ईट माई फेवरेट डिश राजमा, तो मैंने उसको देखा, उसमें बबल्स दिख रहे थे, उसकी गंदी सी स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदा टेस्ट आ रहा था। कुछ दिन तक खाया भी नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि वो रैंसेड हो गई थी, वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो खराब हो गई थी। सो इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड और उसका टेस्ट भी खराब हो गया था। उस पे बबल्स बबल्स झाग झाग सी दिख रही थी। तो ऐसा कभी भी हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं उसको फ्रिज में रख देती राजमा को तो रैंसिडिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रिज में रखने से रैंसिडिटी प्रिवेंट होती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या होता है? लो टेम्परेचर होने का कारण क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको एक्टिव रहने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पे इजिली मिल जाता है, समर्स में स्पेशली। लेकिन जब आप उसको फ्रिज में रखते हो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो। तो आपका फूड कुछ टाइम ठीक रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने खाना बना के फ्रिज में रख दिया और महीने के बाद आप खा रहे हो उसको, ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते नहीं है, उनकी एक्टिविटी जस्ट स्लो डाउन होती है। फूड को खराब करने का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, पर अल्टीमेटली फ्रेश फूड बनाओ और फ्रेश खाओ, वही सबसे अच्छी बात है। दूसरा, आपके पास वी कैन ऐड प्रिजर्वेटिव्स। अब आप देखिए, आप कई मार्केट से टिन फूड लेके आते हैं आजकल, तो कई जैसे कि राजमा की मैंने आपको बात करी, ऐसे बिरयानीज, चपातीज, पराठीज, इवन पराठा वगैरह भी कुक्ड मिलते हैं। कई बार आप ऐसी कंट्रीज में जाते हो, अभी पीछे मैं थाईलैंड गई थी, तो व्हेन वी वेंट तो हमें वहां पे इंडियन फूड की प्रॉब्लम थी, तो वी टुक फ्यू थिंग्स फ्रॉम इंडिया जो कि पूरा बना हुआ था एंड दे वर रेडी टू ईट, जिसको आप रेडी टू ईट बुलाते हो। तो उनके अंदर क्या होता है ऐसा कि वो खराब नहीं होते हैं? दे एक्चुअली कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। उनके अंदर क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, एक एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आप कह सकते हो कि जो उसको खराब होने नहीं देते। बट स्टिल मैं फिर भी आपसे कहूंगी जो फ्रेश फूड है वो सबसे बेस्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, why does color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? So when iron nail is dipped in blue color CuSO4, then we know iron is more reactive, so it displaces copper and it forms FeSO4 and Cu. Now because FeSO4 is formed, therefore the color of copper sulfate, which was initially blue, fades with time. Second question, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black. What is that element? Reddish brown element is copper, and when it reacts with oxygen, it forms a black color substance, that is copper oxide. Oil containing food items are flushed with nitrogen. Even आपके जो chips खाते हो, आप लेस खाते हो, that is also flushed with nitrogen gas. The reason is the oil containing food items are flushed with nitrogen because these food items can become rancid with time due to oxidation, and they will start smelling bad, and obviously they will give bad taste. But in order to avoid, we add nitrogen because nitrogen is inert. It doesn't react with chips or any food, oil containing food items, and prevent rancidity.
What information do you get from this reaction? That is CaCO3 plus 2HCl forms CaCl2, H2 and CO2. The information we get is that these are reactants and these are products, right? And 1 mole, because nothing is here, so obviously it means 1 mole of calcium carbonate reacts with 2 mole of hydrochloric acid to give 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. Next question is, what happens when carbon dioxide is passed through a freshly prepared slaked lime? See, slaked lime is CaOH whole twice. So when carbon dioxide is passed through it, it forms a white precipitate, that is CaCO3, due to which the lime water turns milky. It is actually one of the test also. अगर आपको कहीं भी जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, pass it from lime water. If it turns milky, that means that it was the gas which you passed was carbon dioxide. But if you pass carbon dioxide gas in excess, then the milkiness disappears. कीप इन माइंड, अगर आप बहुत ही एक्सेस में कर देते हैं पास तो मिल्कीनेस खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने की जगह इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ऐसा कोई मिल्कीनेस नहीं आती. What type of reactions are represented by the following? X plus Y forms X positive, Y negative. ठीक है, तो आप देखिए ये पॉजिटिव आयन बना रहा है और ये नेगेटिव बना रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. In this X plus YZ, मतलब ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, दे आर इंटरचेंजिंग, डिस्प्लेस कर रहे हैं, सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. 1 reactant, 2 or more products, obviously decomposition. 2 reactants, 1 product, आपको पता है एक प्रोडक्ट वाला हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स? सो ऑब्वियसली वी कीप, जैसे कि अभी हमने बताया, टू अवॉइड इट्स ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारा फूड प्रॉपर रहे, जैसा है अच्छा रहे, अच्छा स्मेल दे, अच्छा टेस्ट दे, इसीलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं. Why H2O2 is kept in colored bottles? Very important. They are kept in colored bottles. क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में H2O2 टूट जाता है into water and oxygen. तो obviously we need H2O2. So to prevent it from decomposition, we store it in the colored bottles. Why we can't store silver nitrate in copper with copper spoon? अब देखिए, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर स्पून, सो ऑब्वियसली कॉपर इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव. अगर हम ऐसा करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट विल नो लॉन्गर बिकम रिमेन सिल्वर नाइट्रेट, इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, इट विल बिकम कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर विल बी देयर. Why lime water is used to test presence of CO2 in lab? What happens when CO2 is passed through lime water? See, when CO2 is passed through lime water, it becomes milky due to formation of this white color precipitate, that is CaCO3. But when it is passed in excess, the milkiness disappears because it forms calcium bicarbonate instead of forming calcium carbonate. Thank you for watching this video, and for more videos, subscribe to Success Series Education. Thank you very much.